अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासरा। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने आखिरकार बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए शरपसंदों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और नाराज कौम परस्त कारकुनों को कौमी धारे में लाने का आखिरकार फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि अब कोयटा में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ISI और IB सानिया हजारा टाउन उनके लिए एक टेस्ट केस के तौर पर होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगी। उनका कहना था कि 20 बाजारों और सड़कों के शहर को कंट्रोल करना कौन सा ऐसा मुश्किल काम है। अगर इतना ही आसान है तो कोयटा शहर के हालात को कंट्रोल करना पिछली हुकूमत इसमें नाकाम क्यों रही। आज हम इस पर बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम मसाइल हल ना कर सके तो हम हुकूमत ही छोड़ देंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन का है, जो कि हुकूमती अरकान और वज़रा करते हैं। और यही बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी बारहा कह चुके हैं कि जिस जगह हाथ डालो करप्शन ही करप्शन नजर आती है। इस करप्शन का खात्मा और KPK में जारी दहशतगर्दी को खत्म करना कितना आसान टारगेट हो सकता है, कितना आसान हदफ हो सकता है इमरान खान के लिए, आज हम इस पर बात करेंगे। और अहम खबरें लेंगे रोजाना की तरह क्लासर साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, मैं आगाज़ में बात करूंगा। एक रिपोर्ट में देख रहा था, हम रोज़ाना कराची में लाशें भी गिनते हैं, ये भी बताते हैं कितने करोड़ों का भत्ता इकट्ठा होता है, मगर एक आम आदमी जब घर से निकलता है तो उस पर क्या गुजरती है। जहाँ 3 दिन CNG बंद हो, ट्रैफिक जो है, जो बसें हैं वो सिस्टम इंतहाई ज़ुबू हाल हो और फिर वो भी ना आ रही हों, कितने घंटे लोगों को वहाँ खड़ा रहना पड़ता है और साथ लोग इधर उधर देखते रहते हैं कि कौन सा लुटेरा आए और उनसे मोबाइल छीन के ले जाए। इस पे हम अपने नुमाइंदों से भी बात करेंगे कि एक आम आदमी का कराची अब क्या बन के रह गया है, जो कभी रूसल बिलाद जिसे कहते थे। और दूसरी खबर में लेडी रेडिंग अस्पताल से है, उसके हवाले से रिपोर्ट है, वहाँ जितने भी वो सबसे बड़ा अस्पताल है वो KPK का, वहाँ पे लोग जब धमाके होते हैं तो वहाँ उन्हें ज़ाहिर है रखा जाता है। तो ये जो VIP मूवमेंट्स है, इसने नाक में दम कर रखा है मरीजों के और डॉक्टरों के। और ये 5 मिनट के नोटिस भी आ जाते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए, मीडिया पे आने के लिए, पीछे मीडिया कोर पूरी आ जाती है, तो उसमें डॉक्टर भी सफ़र करते हैं, मरीज भी सफ़र करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब की स्टोरी के साथ जोड़ देंगे कि हुजूर आप कम अज़ कम ये तो बंद करवा दें, धमाके अगर नहीं हो सकते बंद आपसे। तो तीसरी और आखिरी स्टोरी भी बड़ी अहम है कि स्नोडन कहाँ पे है। आज एवो मोरालेस का जहाज जो है वापस भेज दिया पुर्तगाल और फ्रांस ने। इसमें हम देखेंगे क्या हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड है कि उसके जहाज में शक किया गया कि शायद स्नोडन उसके जहाज में बैठा हुआ है, तो उसको फिजा से गुजरने नहीं दिया, वही स्नोडन जिसने जासूसी के बारे में। तो यानी जिसकी रेवलेशंस पे, जिसके इंकशाफात पे ऑफिशियली यूरोप ने अपनी शिकायत की अमेरिका से, उस शख्स के उस जहाज में होने के बायस जहाज वापस भेज दिया। तो ये किस किस्म की डिप्लोमेसी है जो आज है, और ये किस किस्म के हुक्मरान है, और ये भी कहीं वो ही गैरत से तही ब्रिगेड ही तो नहीं है जो हमें यहाँ अंदर पेश है। तो ये क्या है, इस पे देखते हैं। चलें क्लासर साहब से खबरें ले लेते हैं। जी क्लासर साहब, आप आज क्या बताएंगे हमें? शाहजी, आज खासी खबरें हैं। अगरचे काजी साहब ने भी हैवी एजेंडा अपनी खबरों का दिया है, तो कुछ हैवी एजेंडा मेरे पास भी है, कुछ 2-3 एक्सक्लूसिव हैं, स्टोरीज हैं, और 1-2 हम एक इंपॉर्टेंट फॉलो अप्स हैं जो हम करेंगे। सबसे अहम खबर तो आपके साथ ये शेयर करेंगे कि जब ये पिछले हफ्ते यहाँ पे एक कबीना का इजलास हुआ था जिसमें फैसला किया गया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसमें जो डिबेट हुई थी, हम उस डिबेट में जो नवाज शरीफ साहब ने एक कबीना मेम्बरान के साथ अपनी गुफ्तगू की थी, आज उसकी अंदरूनी कहानी हम पहली दफ़ा सामने लाएंगे कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ के बारे में अपने इजलास की कबीना में क्या कहा है और क्या गुफ्तगू हुई है, जो वहाँ पे ये खुफिया गुफ्तगू है वो आपके सामने लाएंगे। एक तो ये सबसे बड़ी स्टोरी है, और दूसरी ये है कि LNG स्कैंडल यहाँ पे आया था, आपको याद होगा, ब्रेक किया गया था कि कैसे डॉक्टर आसिम हुसैन सलीम मांडीवाला साहब ने हुकूमत ख़त्म होने से 3 दिन पहले उन्होंने 45 अरब रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट था एक ऐसी पार्टी को दे दिया था जो क्वालिफाई नहीं करती थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस पर सुओ मोटो चल रहा था। अब इसहाक डार साहब ने कुछ दिन पहले इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की है, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि इस पूरी डील में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, शफाफियत नहीं थी, तो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा, लेकिन उसमें उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज किया है। इसहाक डार साहब ने जो
दो साबिक वफाकी वजीर थे, उनका मामला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया है। हम उस पर भी बात करेंगे कि इनका सुप्रीम कोर्ट पे मामला छोड़ने से क्या नतीजे हो सकते हैं। एक फॉलोअप स्टोरी है जो मेरा ख्याल है नतीजे की तरफ बढ़ गई है तकरीबन, वो है ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन का स्कैंडल था अंजुम अकील खान साहब वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल उसका फैसला महफूज कर लिया। हम उसकी इम्प्लीकेशन पर भी बताएंगे, इस फैसले को महफूज करने से क्या इम्प्लीकेशन आ सकती हैं और जब ये फैसला सामने आएगा तो इसमें क्या कुछ हो सकता है। और तीसरी से जो बड़ी खबर है वो ये है कि यहाँ पे नैब चेयरमैन की ये तकरीरी पर पीपल्स पार्टी और ये नवाज लीग में एक दफ़ा अब कह सकते उसी तरह का डेडलॉक पैदा हो गया जैसे कि हम माजी में देखते हैं, और देखेंगे कि कौन कौन से नाम हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं और अपोजिशन कौन से नाम दे रही है। और सबसे अहम बात यह है कि नवाज शरीफ उस जज को लगाना चाहते हैं नैब चेयरमैन जिन्होंने कभी उनको दहशतगर्दी के केस में सजा दी थी, वो क्यों करना चाहते हैं इस पर बताएंगे। और छोटा सा रेफरेंस हम देते जाएंगे कि तोकीर सादिक केस जो है वो भी अपने मनतकी इंजाम की तरफ आ रहा है कि आज वहाँ पे ये नैब की टीम चली गई है दुबई और वहाँ से उनका आखिरी दिन है, अपील का आखिरी रोज़ है वहाँ पे, उसको भी वापस लाने की तैयारियाँ होंगी। और बहुत सारी घंटियाँ जो हैं यहाँ इस्लामाबाद में बच चुके, कौन कौन से लोग थे जो 82 अरब रुपए की लूट मार में शरीक थे, अगर तोकीर सादिक वापस आते हैं तो उसके क्या उसका इंकशाफात हो सकते हैं। सवाई खासा हैवी एजेंडा है खबरों का, छोटा छोटा हम टच करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्लासा साहब थोड़ी सी इस पर भी बात कर लें। वफाकी हुकूमत जो बलूचिस्तान के मसले के लिए काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है। क्लासा साहब 20 बाज़ारों और सड़कों के शहर को अगर डील करना इतना आसान था, वहाँ पर सिस्टम को मॉनिटर करना इतना आसान था, वो कहते हैं कौन सा मुश्किल काम था इसे मॉनिटर करना या सिस्टम को लोगों के लिए महफूज बनाना, तो आते ही हुकूमत ने ये काम क्यों नहीं किया? ये तब इसी सारे प्लान हमें बाद में ही क्यों याद आते हैं? हज़ारा टाउन में जो धमाका हुआ उसके बाद मियां नवाज शरीफ वहाँ गए तो इस तरह की पॉलिसी दी, आते ही ये काम क्यों नहीं किए जाते? एक तो ये शाहजहा मेरा ख्याल है पहली दफ़ा अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने एज़ फार एज बलूचिस्तान कंसर्न के। पहला अच्छा फैसला ये था इनका नवाज शरीफ हुकूमत का कि इन्होंने वहाँ पे ये अब्दुल मालिक को आके वज़ीर आला बनाया, किसी बड़े सरदार को नहीं लगाया गया। और सरदारों के मसाइल हम माजी में देख चुके हैं कि सरदारों की वजह से मसाइल वहाँ पे हल नहीं हुए, अब एक वर्कर को सामने लाया गया। एक तो पहली मेरा ख्याल बात अच्छी थी। साथ में पख्तून जो थे उनको लाया, गवर्नर जो आया वो अचकज़ई साहब का भाई था, एक ये चले आप कह सकते हैं बलोचों और पख्तूनों को मिला के हुकूमत बनाई गई है, एक अगेन गुड एक पॉजिटिव साइन था। और तीसरी मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट बात कल की गई है कि जब ये नवाज शरीफ वहाँ पे खुद गए हैं और अपने साथ DGISI को भी लेके गए हैं, DGIB को भी लेके गए हैं, वज़ीर दाखिला भी थे, उनके साथ अचकज़ई भी थे। ये मैं समझता हूँ ये काम बहुत पहले पिछली हुकूमत को करना चाहिए था। ये तो अभी आए हुए चले महीना हुआ है, अभी इनको टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में। जो बात आप कह रहे हैं आते ही ये कर लेने चाहिए थे, आते ही ये कर लेना इतना आसान नहीं होता। हो सकता है हम ये सवाल बड़ी आसानी से पूछ लेंगे उनसे कि आपने क्यों नहीं किया, लेकिन वहाँ पे बैठ के आप एक नए वज़ीर आला हैं, आपकी एक तरह की नई टीम है, आपके नए कोलेशन पार्टनर है, पुलिस का आपको पता नहीं है, FC का आपको पता नहीं है। और बलूचिस्तान इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स इशू जैसे हम समझते हैं। जो अच्छा काम किया गया मैं समझता हूँ कि अब आपने इनको सीक्रेट एजेंसीज को अपने साथ बिठाया है, आपने DGISI को बिठाया है और इंटेलिजेंस जो ब्यूरो के वो सरबराह हैं उनको बिठाया है। अगर ये कोऑर्डिनेशन हो जाती है कि इस्लाम के क्वेटा की जो पुलिस के सरबराह हैं उनके साथ आप बातचीत करते हैं, सीक्रेट एजेंसीज को साथ बिठाते हैं, उनको पॉलिटिकल बैकिंग देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये मसले को किसी हद तक पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती थी। शायद वो करने में संजीदा नहीं थे। मतलब ये हमारे बड़े अच्छा हमारे इनसे एक यार दोस्त भी रही हैं, तल्लुकात भी रही हैं, तल्लुकात हम आप प्रोफेशनल तल्लुकात कहेंगे, इनसे हमारा मिलना जुलना। हमने कभी पीपल्स पार्टी के लोगों को संजीदा नहीं पाया, वो उसी में फंसे रहते थे। 18वीं तरमीम कर ली है, हमने NFC दे दिया है, हमने सूबों का शेयर बढ़ा दिया है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए। 1973 का जो आइन था वो दोबारा आ गया, वज़ीर आज़म को पावर मिल गए हैं, हमने सदर से ये कर दिया। वो ये इश्यूज में नहीं पड़े। और पीपल्स पार्टी के दौर में जो बदकिस्मती रही है, स्टेट विद इन स्टेट ज्यादा बन गई थी। मतलब एक तो हुकूमत फेडरल हुकूमत थी और 5-6 जो रियासतें थी विद इन रियासतें वहां पे आके ऑपरेट कर रही थी। आप देखें कि रसानी साहब जैसे नॉन सीरियस आदमी को उन्होंने वहां पे वज़ीर आला बनाया और जिसकी कीमत पाकिस्तान से ज्यादा ये वहां के लोगों ने अदा की। हर आप उनकी गुफ्तगू सुन लें, उनका एटीट्यूड देखें, ये नहीं कि हम उन पर कोई मजाक कर रहे हैं या हम उनके साथ नॉन सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों के नुमाइंदे थे, फाइन, लेकिन लोगों के नुमाइंदे होने का ये मतलब तो नहीं है कि लोग मर रहे हो वहां पे। आप इस्लामाबाद की सड़कों पर दिसंबर की रात में चप्पल पहन के आप वहाँ मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हो, ये रसानी साहब करते थे इस्लामाबाद में। बिल्कुल करते थे। और कई दफा इंटरेस्टिंग जवाब है वो भी किसी को नहीं भूले, डिग्री होती है, वो तो इन बातों से बाहर नहीं निकलते थे। काजी साहब यकीनन पॉजिटिव स्टेप है, संजीदगी की तरफ बड़ी हर बंदा अपने तीन पॉजिटिव स्टेप्स लेता है। इशू ये नहीं है रईसानी साहब हों या ये किबला जो अभी नेशनलिस्ट लीडर उनके आए हैं वो, मसला कैपेसिटी का है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर हमारे प्रोग्राम में मालिक साहब के प्रोग्राम में बुख्ती साहब के पोते आए एक दिन, तो उन्होंने पूछा ये जो गाड़ी है 5-7 करोड़ की, ये कहाँ से आई आपकी गाड़ी?
तो वो फरमाने लगे जनाब हमारी इतनी आमदनी वहां से है, 2 करोड़ आमदनी हमसे। एक तरह आम बलोची को भी खड़ा करके पूछें सही, तो आप नेशनलिस्ट को लेके आ रहे हैं या गैर नेशनलिस्ट को लेके आ रहे हैं? पहला इशू आपकी कैपेसिटी का है। हाँ, मैं इसके बाद कैपेसिटी का इशू क्या है, इसको कैसे हल किया जाए। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी का सब कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी की बात, पहली बात तो ये आप समझ लें कि जब तक जो बलूचिस्तान के वसाइल पे आम आदमी का कोई हक नहीं है। मैं क्लासर साहब, मुझे एक बात याद आ गई। एक दफा जब सदर लगारी साहब सदर बने तो उन्होंने कोई बलूचिस्तान में जमीन अपने नाम लगवा के उसकी बैनुल सूबाई जो है ट्रांसफर भी करवा ली थी, अगर याद हो आपको तो मैंने एक साहब से पूछा भाई ये क्या था, वो कहने लगे यार जमीन तो उन्हीं की थी। तो मैंने कहा हजूर तखलीक कायनात के वक्त क्यों पटवारी बैठा हुआ था, ये उन्हीं की क्यों निकलती है भाई, इनकी क्यों नहीं निकलती? तो मसला ये है कि ये वारदात जो है आप किसी साए में जारी रखें। आप जब तक बलूचिस्तान के अवाम को डिप्राइव रखेंगे और उसके ऊपर ये सारे वेस्टेड इंटरेस्ट जो लोकल और बाहर और अंदर के हैं ये मौजूद रहेंगे, तो मालिक साहब को ले आए, बशीर साहब को ले आए, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी पॉजिटिव चेंज अनटिल अनलेस एक ऐसा प्रोग्राम के आबादियों को अपने साथ जोड़ें। और आबादियों को आप जोड़ सकते हैं सोशल डेवलपमेंट करके, वहां तरक्की करके। तो ये खाने पीने का सिलसिला अगर जारी रहा तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा। और आगे चल के आप देख भी लेंगे कि मीनिंगफुल चेंज तभी आएगी जब एक आम बलोची की जिंदगी में चेंज आएगी। और चेंज कब आएगी? जब उनकी जिंदगियां महफूज होंगी। नहीं, जिंदगियां कैसे महफूज होंगी? कैसे? भाई आप टारगेट के लिए खत्म करेंगे, टारगेट, अच्छा टारगेट के लिए खत्म कर देंगे तो वो बीमारियों से मरेंगे। भाई आप मुझे बताएं ना, आप लाख इतने लोग टेररिज्म में नहीं मरते जितने मेल न्यूट्रिशन से मरते हैं। जितनी 30,000 माएँ जो हैं वो मर जाती हैं जचगी में, वो कौन सा टेररिज्म है? गंदे पानी से आपके 40% अस्पताल, या और मैं बार बार कह चुका हूं कि 2 MRI मशीनों में से जो बलूचिस्तान में है एक खराब है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों का राइट जो है एज अ सिटीजन, जब तक आप तस्लीम नहीं करते, ऊपर बैठ के बयान जारी करते रहे, मीटिंग करते रहे, ये मीटिंग्स और ये बयान क्लासरा साहब ये वही स्क्रिप्ट है जो हम पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब भी सुन चुके हैं, उनसे पिछले से भी सुन चुके हैं। तो मेरे ख्याल में बहरहाल दुआ करते हैं ये अल्लाह इनको कामयाब करे। तो जो KPK का स्क्रिप्ट सुनाया इमरान खान ने कल के 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर देंगे, ये भी एक स्क्रिप्ट ही लग रहा है। अच्छा वो तो मैं इसी में अपनी स्टोरी भी, अगर क्लास साहब आप इजाजत दें, ये जो मैं लेडी रेडिंग हॉस्पिटल की स्टोरी देख रहा था कि इधर से धमाका होता है, एक ही अस्पताल है पूरे सूबे में, सारे वो लोगों को केटर करता है, 3000 आउटडोर पेशेंट्स होते हैं, उसके बाद VIP पहुंच जाते हैं। VIP पहुंचते हैं तो उनके साथ जर्नलिस्ट होते हैं, डॉक्टरों को मुसीबत पड़ी हुई है, वहां पे पूरा स्टाफ जो है वो VIP के पीछे भाग रहा है। तो क्या कोई तरीका, मैं कहता हूं इमरान खान साहब यही कर दें कि कम से कम डॉक्टरों को काम करने दें और ये फोटो सेशन कहीं और करवा लिया करें। नहीं, अगर ना पता करने जाए तो हम जैसे साफी क्लासा साहब बोलते हैं कि आदत करने के लिए कोई नहीं गया। हम मीडिया वालों ने तस्वीरें इनकी बात करते हैं, फिर हम ही तनकीद करते हैं। आपने शायद मेरे मुंह की बात आपने ले लिया। अदरवाइज यही बात मैं काजी साहब को ये बात कहने वाला था कि ये VIPs किधर जाएं, वो ना जाएं तो फिर हम उस पर बड़ी बड़ी खबरें चलाते हैं इनको देखने कोई नहीं आया, पूछने कोई नहीं आया, बेजारो मददगार पड़े, फिर हम दूसरी हम भी गलत कहते हैं, ये कहते हैं, एहसास नहीं है। और जब ये जाते हैं, वो बात काजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो मुझे सबसे बड़ी शिकायत है अपने मीडिया के दोस्तों से, बाज़ दफ़ा लाइव ऑपरेशन दिखा रहे हो तो इनको किसने इजाज़त दी है कि आप अंदर वहाँ पे ये ऑपरेशन थिएटर में घुस जाएं? आप जो उनकी संस्थे, उनकी प्लेसेस हैं, डॉक्टर्स की हैं या उनके हॉस्पिटल्स की हैं, बस ठीक है, हॉस्पिटल के बाहर तक आप उनका लेने, फुटेज लेने मीडिया को थोड़ा सा मोबाइल की लाइट में जो दुनिया ने दिखाया, दुनिया टीवी ने जो लाहौर में ऑपरेशन दिखाया क्लाथरा साहब, वो तो मोबाइल की लाइट जला के हो रहा था। वो तो एहसास दिलाने की कोशिश की कि अनइंटरप्टेड आप सप्लाई देते हैं VIPs को, तो अस्पतालों को भी दे दें। ये बात सिर्फ एक चैनल की नहीं है, ये कैसा भी एक नहीं है कि हमारा चैनल ये कर रहा है या दूसरे नहीं कर रहे, ये बात उसकी नहीं मैं बता रहा, मैं ओवरऑल आपको एक एटीट्यूड बता रहा हूँ, माइंडसेट बता रहा हूँ कि कहाँ पर कैमरा हमारा घुस गया। वो जरूर इस तरह की आपको डेफिशिएंसी दिखानी चाहिए, लेकिन साथ में ये देखना चाहिए कि वहां पे अगर कोई मसाइल हुए हैं तो आप डॉक्टर्स की या जो आप प्रोफेशनल आपका वहां पे जो आपको अमला जिन्होंने एड देने, जिन्होंने मेडिकल सपोर्ट देनी है, आप उनके काम में तो बात करें। यही हम देखते हैं।
और इसका नुकसान क्या, और यही हम देखते हैं बम धमाकों में हुआ है, बहुत सारे कराची में भी हमारे कुलीग्स इस तरह जख्मी हुए हैं कि आप क्या करते हैं, आपको रोकने की कोशिश की जाती है, पुलिस कहती है कि आप आगे मत जाएं, उनके पास एविडेंसेस हैं, उन्होंने कलेक्ट करने हैं, उन्होंने फ्रॉन्जिक उन्होंने एविडेंसेस लेने हैं, दूसरी चीजें लेनी है, उसके बावजूद मैंने तो कभी नहीं देखा अपने मीडिया के दोस्तों को रुकने के लिए तैयार हो या उनको एक धक्के देते हुए, उनको अच्छी खासी बात बदतमीजी करते हुए हम चले जाते हैं, हमने फुटेज लेना है, हमने वहां पे स्टोरी बनानी है, एक बात आपसे दूसरों को भी डालते हैं। क्लास साहब, जब बजट बनता है और जब इतनी मीगर अमाउंट रखी जाती है, ये वहां बैठा करें, ये वहां रजिस्टर कराया करें अपना इख्तलाफ, ये बताएं कि राइट टू जो हेल्थ है या हेल्थ फैसिलिटी है उसको उसके लिए काम करें, आके ये नुमाइशी हरकतें ना करें। जब बजट आता है तो हमें पता चलता है कि जी फी कस जो अभी मुझे याद नहीं है फिगर कि चंद रुपये बनता है फी कस एक आदमी पे जब साल का, जहां काम करना है जहां वहां 35 लेडी रेडिंग अस्पताल होने चाहिए, इसमें तो वो काम करते नहीं है। उधर आप शुक्र करें काई साहब, आप शुक्र करें अभी तक हमारे मीडिया ने आपके हॉस्पिटल्स के नाम नहीं चेंज करवाए लाहौर में, या ये जैसे कल्चर आ गया दरमियान में हर चीज का नाम ही बदल जाओ और उसका अपनी मर्जी का किसी बंदे का नाम रख दें। अभी देख हेल्थ की बात आपने बड़ी अच्छी की है कि हेल्थ का देख ले 1.5 बिलियन रुपीस, ये हमने पिछले हफ्ते भी एक बात की थी, 1.5 अरब रुपया हेल्थ का बजट पंजाब में कट किया गया है। ये पिछले साल इन्होंने जो इदारे थे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन थे, हॉस्पिटल थे, नर्सेज के थे या दूसरे इनका पैरामेडिक स्टाफ था, उनके लिए जो अमाउंट्स रखी गई थी, यूनिवर्सिटी थी मेडिकल की बात करो, किंग एडवर्ड कॉलेज का इवन जो बजट था उसको रिड्यूस किया गया है। ये बहुत सारी वहां पर ये रिडक्शन हो रही है। जो हमारा मीडिया जो बात आप कह रहे हैं कि ये एलोकेशन दिखाने के लिए, बले बले कराने के लिए, ये उसकी एलोकेशन पहले उस बजट में, प्रपोज बजट में बहुत ज्यादा दिखा देते हैं, एक्चुअल रिलीजेस का टाइम आता है तो पैसे कट कर लेते हैं। तो ये जो चीजें वहां पे हो रही हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि उस वक्त देखना चाहिए। अच्छा, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। इमरान खान भी कहते हैं कि हुकूमती अरकान और वज़राई टारगेट में मुलव्वस होते हैं, 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म करना कितना आसान टारगेट है उनके लिए? बात ये कि खान साहब एक क्योंकि अभी नए नए हैं, इसलिए वो जो भी दावे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो लोग उनको ज़्यादा उन पे एक तरह क्रिटिसिज्म नहीं आ रही जो हमने देखा है, और उनको टाइम देने की कोशिश की जा रही है। और मेरा ख्याल है यहाँ पे आप कह सकते हैं सेंटर की तरफ से भी कोशिश हो रही है, एक मीडिया भी उनको गैप दे रहा है या उनको थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि उनको रियायत दे रहे हैं कि आप आए हैं, नई टीम है, कोलेशन पार्टनर है, आप आए सूबे के हालात को समझे। लेकिन जो मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है इमरान खान साहब ठीक कह रहे हो, सारी बातें, विजन भी है उनके पास, सब कुछ है, उनके पास जो टीम है मुझे नहीं लग रही कि उनकी टीम में इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको जो विजन इमरान खान का है अब उनकी टीम ऑन ग्राउंड जी कर सके। इसकी दो मिसालें हैं। एक तो हम यहाँ कौमी असम्बली में देख रहे हैं, यहाँ पे कौमी असम्बली में मुझे इनकी कोई ये खातिर खा, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिबेट होती है, इश्यूज होते हैं। हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में जो हम स्टोरीज भी लाए थे, स्कैंडल भी लाए थे, जिस बुरे तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया गया, किसी एक भी मेंबर ने खड़े होकर उस पर ना रिसर्च की है, ना उस पर काम किया है, ना उन्होंने बजट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है। और ये बात ध्यान में रखें कि ये पीपल्स पार्टी ने बात नहीं करनी थी बजट में, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो पिछले साल का जो उनके खर्चे थे, उनकी शाह खर्चियां थी और मैसिव किस्म का जो उन्होंने आके ये पैसे खर्च किए थे, पीपल्स पार्टी ने खामोश रहना था और वो खामोश रहे भी हैं। हम तवक्को करते थे पीटीआई के मेंबरान से, पर्टिकुलर जो सीनियर लॉट है इनकी, एक बात में ये जाएंगे और कुछ वहां पे। मैंने जब इमरान खान साहब से, शाजिया भी साथ थी, सवाल किया हमने कि क्या आप नाजायज दौलत को एक्सप्रोप्रिएट करेंगे या इस तरह का, याद है हमारा, तो उनका जी हम कोई मार्क्सिस्ट नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे। हम तो भाई बात ये है कि आप अगर करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि करप्शन पहले तो एक्सप्रोप्रिएशंस करें। जब आप सारे सियासतदान ये मानते हैं कि ये दौलत का लाअंदाज ढेर, इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो नाजायज है, टैक्स उस पर नहीं दिया गया, चोरी चकारी की गई है, उस पर ना कोई ना कानून बनता, किधर गया एहतसाब कानून? अभी इस पे भी देख लीजिएगा नैब का जो चेयरमैन आ जाएगा, या इस देख लीजिएगा जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो भी आ जाएगा। तो क्या हुआ? मेरे ख्याल में कुछ सीरियस एक्ट्स करने पड़ेंगे, वरना हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। क्लासेस साहब जी, आप कुछ कमेंट करने वाले? जी मैं इसी पे कह रहा, केपीके पे कह रहे थे कि इमरान के पास बहुत अच्छा चांस है। एक तो उन्होंने अच्छी बात की है कि अगर हम डिलीवर नहीं कर सके तो हम छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान की अपनी टीम के साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। इमरान के बगैर ये मुझे वो लग रहे हैं बिल्कुल इनका वो कह सकते डायरेक्शन लेस है, इन्हें कुछ पता नहीं हमें क्या करना है, इनमें कैपेसिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, ये पढ़ने को तैयार नहीं है, तैयारी करने को तैयार नहीं, अभी तक ये उसके साथ जो नई मॉडर्न रियलिटीज हैं उसके साथ इनकी वो नहीं हो रही, एडजस्टमेंट नहीं हो रही। इन्हें अभी तक आप कैसे यकीन नहीं आ रहा कि हम पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, या हम कल को एक तरह के कॉमनर थे, हमें कोई नहीं जानता था, अब हम वजीर बन गए हैं या हम सामने आ गए। इमरान को इनके साथ बैठ के ये काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग के बहुत सारे सेशन की जरूरत है। जो विजन लेके वो खुद चल रहे हैं उसको ट्रांसफर करने में मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। क्लासेस साहब आगे बढ़ते हैं। बड़ी अहम खबर, क्या खुफिया गुफ्तगू थी मियां नवाज शरीफ की अपनी काबीना के इजलास में साबिक सदर मुशर्रफ के हवाले से?
ये शाजिया पहली दफ़ा हम क्लेम कर सकते हैं कि हम इस पर एक्सक्लूसिव ला रहे हैं और इसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे पास कि जो कबीना का इजलास हुआ है जिसमें आर्टिकल 6 के तहत ये कार्रवाई का फैसला किया गया है, उसकी अंदरूनी कहानी जो है फर्स्ट टाइम हम आपके सामने ला रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की मदद से। इसमें ये बताया गया कि जब ये वहाँ पे एजेंडे में पहले नंबर पे था ये जब इसका इजलास शुरू हुआ है तो उसमें उन्होंने खासी डिबेट की मिनिस्टर्स ने कि इसका क्या किया जाए, क्या हमें आर्टिकल 6 को अप्लाई करना चाहिए जनाब मुशर्रफ पे या नहीं करना चाहिए, या हमें एक तरह का वो कहते हैं पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। तो उसमें दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पे ये तकरीर किया नवाज शरीफ साहब ने अपनी कैबिनेट के मेंबर्स के साथ, ऑफ कोर्स के ये एक तरह के सीक्रेट उनका इजलास होता है, उसकी जो डिटेल आ रही है तो वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का कहना था कि मैंने ओथ लिया हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जिसमें यह कहा गया है कि मैंने मुल्क के आइन को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो ये कहते हैं कि इस ये आइन में बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि जिसने आर्टिकल 6 के तहत इस मुल्क के आइन की आके खिलाफ वर्जी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लिहाजा हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जनाब मुशर्रफ साहब के खिलाफ, क्योंकि आर्टिकल 6 अप्लाई होता है, इन्होंने पाकिस्तान के कानून के खिलाफ वर्जी की। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और दूसरा जो उसमें कैबिनेट के ये इजलास में उन्होंने वो सपोर्ट ली है, वो ये कहते थे कि जब ये जनाब मुशर्रफ साहब के खिलाफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुश्तरका करारदाद पेश की थी जिसमें कहा गया था कि अब जनाब मुशर्रफ के खिलाफ आप आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करें, और उनका ये कहना था नवाज शरीफ साहब का और उनके कैबिनेट का कि जब ये उनकी आई थी वहाँ पे रेजोल्यूशन आई थी तो उस वक्त वो अपोजिशन में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सपोर्ट किया था। लिहाजा जब आज वो पावर में आ गए तो अखलाकी तौर पर ये उनका हक बनता है कि वो इसको इंप्लीमेंटेशन करवाएं और इसको आगे लेके चलें। एक बात बड़ी नवाज शरीफ साहब ने ये कबीना के इजलास में बड़ी अहम की, वो ये कहते थे कि अब जनाब मुशर्रफ को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए जो टर्म इसमें यूज की गई है, वो कहते विक्टर्स जस्टिस नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जीत के आए हैं, हम फाते हैं, हम अपनी मर्जी से अदालतें लगा लें, हम अपनी मर्जी से जो चाहे सजा दें। वो ये चाहते थे नवाज शरीफ साहब के ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, लोगों को नहीं जाना चाहिए, अदालतों को नहीं जाना चाहिए, इवन जनाब मुशर्रफ के हामियों को नहीं जाना चाहिए। ये कोई एक तरह का विक्टर्स ये जस्टिस है, हम फाते हैं और हम जो चाहें कि करेंगे। एक तो बात उन्होंने आके यहाँ पे की है, और तीसरा वो ये कहते थे कि हमें अदालतों के साथ रोकूंगी माजरत के साथ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, मियां नवाज शरीफ की जो कैबिनेट के साथ खुफिया गुफ्तगू जो आप हमें बता रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि वो बिल्कुल मुशर्रफ को फेयर ट्रायल का मौका देना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखें तो उन पर इंतकामी कार्रवाई के भी तो इल्जामात लगते रहे। ये इंतकामी कार्रवाई मेरा ख्याल है वो बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। वो बार बार कहते थे कि मेरा अपना जाती कोई गुस्सा नहीं है, मेरी जाती कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे गिरफ्तार किया, और साथ में पूरी कहानी भी बयान करते हैं कि मुझे कैसे गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई और मेरे साथ 14 महीने जेल में रखा गया, पहले लांडी जेल कराची में रखा गया, फिर अटक फोर्ट में रखा गया। वो पूरी कहानी भी साथ में सुनाते हैं और बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां जनाब मुशर्रफ दौर में की गई थी। साथ में वो कहते हैं लेकिन मैं अपना जाती इंतकाम नहीं लूंगा, लेकिन जो आइन और मुल्क के साथ उन्हें जाते हैं कि उस पर हम सपेयर नहीं करेंगे। ये बात एक ही हो जाती है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई करना वो भी वो इसी को एक गैर आइनी एक काम समझा जाता है, 12 अक्टूबर का हो या उसके बाद 3 नवंबर का हम आके देखते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें जाती कार्रवाई को आप इससे दूर करके आप देख सकते हैं। यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब के अंदर एक गुस्सा है जो कि जेन्युइन भी है और फेयर भी है कि उनकी हुकूमत को जिस तरह डिसॉल्व किया गया, जैसे उनको गिरफ्तार किया गया और 14 महीने जेल में रहे, ये उनके साथ गैर कानूनी तौर पर काम किए गए थे। अब लेकिन नवाज शरीफ साहब एक समझदार पॉलिटिशियन की तरह जो उनके साथ ये जाती तौर पर इंतकाम लिए गए थे उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल में और आईनी इकदाम के तौर पर ले रहे हैं, आर्टिकल 6 का सहारा लेके। तो बेसिकली आप इसको कह सकते हैं स्कोर सेटलिंग होगी। ये मैं जरूर कहूंगा जो मैं जाती तौर पर इस ट्रायल के हक में भी हूं और मैं समझता हूं कि इस तरह की बिगिनिंग होनी चाहिए जो उन्होंने की है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नवाज शरीफ ने कैबिनेट के सामने बड़ा खुल के रिजॉल्व का इजहार किया। एक बात वो बार बार कहते रहे कि विक्टर्स का जस्टिस नजर नहीं आना चाहिए कि हम हुकूमत में आए हैं, हम कोई जाती इंतकाम ले रहे हैं, हम कोई फाते हैं, हमने इस्लामाबाद फतह कर लिया है, अब हमारा जो जी चाहेगा हम करेंगे। और वो मेरा ख्याल वो कर भी नहीं सकते थे। ये उनका अच्छा फैसला है और अच्छे तरीके से उन्होंने कन्वे किया। हो भी नहीं सकता था अगर आप करते नजर आ जाता। इसलिए अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आ रही जिससे लगे वो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। और आप कह सकते हैं उन्हें करने की जरूरत भी नहीं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है। उन्होंने सिर्फ उनको मटेरियल सपोर्ट फराहम करनी है कि ये स्टेप्स है जनाब मुशर्रफ ने गलत किए और फेडरल हुकूमत आपके साथ ताउन के लिए
तैयार है और हम आइन ये कहते हैं। जी काजी साहब आप इस पर कुछ कहें? बिल्कुल सही का बात की नवाज शरीफ साहब की, मैं तो समझता हूँ जो उन्होंने कहा इस पर अमल किया जाए। तो और ये जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि जी ये ट्रायल नहीं हो सकेगा या जो है जी हमें इतना टाइम दे दें, बाद में जिस तरीके से जो उनके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने पहले टाइम जाके मांग लिया, वो टाइम नहीं मिला तो फिर उन्होंने कहा जी अब तफ्तीश शुरू हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी तफ्तीश का कोई टाइम दे दें कि कब तक आप कंप्लीट करेंगे, वो भी नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उधर हुक्म यही किया कि 10 दिनों में कि वो जो EOBI में जो हुआ है तो वो हम तो बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने ठीक कहा है और कोई विक्टर जस्टिस भी नजर नहीं आना चाहिए और लेकिन करें और हमें दिखाएं। मैं शाजिया अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। आज मैंने कराची की, मैंने कहा आज कराची को हम हमेशा हुक्मरानों की नज़रों से देखते हैं, एक आम आदमी की नज़र से देख लेते हैं कि कराची में क्लास साहब सूरत हाल ये है कि पिलियन राइडिंग पे बैन लगता है, फिर उठता है, बैन लगा रहता है, 3 दिन CNG नहीं आती, तालिब इल्म जो है वो भी जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठने की उनको इजाज़त नहीं होती। उसके बाद जब CNG नहीं होती तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहली बड़ी बोसीदा और कम, इनएडिक्वेट, इनसफिशेंट है, उसमें भी कमी आ जाती है। घंटों लोग जो हैं वो खड़े रहते हैं सड़कों पे बस के इंतजार में, और साथ ही जो स्ट्रीट रॉबर्स हैं वो अपने निशाने, अपने विक्टिम्स ढूंढते रहते हैं। और मोबाइल स्नैचिंग की जितनी हम स्टोरीज कर चुके हैं कि वहाँ पे है, रॉबरी जितनी ज़्यादा है, तो ये एक आम आदमी जो है उसकी वहाँ ज़िंदगी क्या बन गई है। वो भत्ते वाला मामला अपनी जगह, ताजर अपनी जगह तंग है, वो एक गोली आ जाती है लपेट के, जो भत्ते की चिट है वो हमने देख चुके हैं। हम ये भी कल आपको बता चुके हैं कि वो ताजर ये कहते हैं कि जी अब हमसे सरकार क्यों टैक्स लेती है, जब हमने इधर ही देना है, प्रोटेक्शन भी उनसे ही लेनी है तो वही कर लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ शाजी अगर हमें कराची, जी हाँ आजाद बुखारी लाइन पे हैं। हाँ बुखारी साहब ये मुझे बताएं कि ये जो कहानी है, आप घूमते, आम आदमी जब घर से निकलता है, वो शहर जो 70% दौलत पैदा करता है इस मुल्क की, उसमें जब और जो वो दौलत पैदा करने वाले हैं, आम लोग मेहनत कश हैं, वो जब घर से निकलते हैं तो क्या उनकी सूरत हाल होती है और घर वापस जाके कैसे वो सुकून का सांस लेते हैं कि खैरियत से घर आ गए। जब शहरी कराची के अब घरों से निकलते हैं तो खौफ का आलम तो बरकरार रहता है, बावजूद इसके कि अगर उन्हें सिक्योरिटी नजर भी आ जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे पिकेट्स पर मौजूद भी हों तो उनको खौफ और हिरास बरकरार रहता है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मुतादिद बार निशाना बनाया जा चुका है। और मुतादिद वाक़यात में ये भी देखने में आया है कि पुलिस की मोबाइल, रेंजर्स की मोबाइल मौके पर मौजूद थी और मुसल्लह अफराद आए, फायरिंग करते हुए निकल गए। इसी तरह दस्ती बम हमले मुतादिद बार होते रहे हैं। भत्ताखोरी कराची में बढ़ती जा रही है, इंतजाय भत्ता सेल भी बनाए जाते हैं। लेकिन ये बताइए बुखारी में, स्पेसिफिकली आज चूंकि इस पे सेंटर कर रहा हूं, वहां पहले ही जो है ट्रांसपोर्ट भी माफिया के हाथ में है, ये बताया जाता है, वो भी नहीं होती। सड़कों पे लोग खड़े रहते हैं क्योंकि गाड़ियां तो 10-15 लाख होंगी, मैंने अभी फिगर देखी नहीं, इससे ज्यादा क्या होंगी। बाकी जो 1 करोड़ लोग हैं वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं, तो उनकी क्या हालत होती है बाहर, जब वो इंतजार में कितने घंटे खड़ा रहना पड़ता है। जी इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि जो महंगाई होती जा रही है, पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो एक तरफ तो किराए में इजाफा करती है, इसके साथ साथ नए ट्रांसपोर्टर्स को आगे नहीं आने दिया जाता है। जब CNG बसेस की बात की जाती है तो ये ट्रांसपोर्ट माफिया आड़े आ जाती है। जब सस्ती सहूलियत फराम करने की बात की जाती है तो ट्रांसपोर्ट माफिया आड़े आती है। अब जब ये पेट्रोल CNG बंद होती है, जिन दिनों सारी बसेस 70% हमने देखा है कि CNG पर कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिस दिन बंद होती है उस दिन ये ट्रांसपोर्ट माफिया अपनी बसें, जो लोग पेट्रोल पर लाते हैं वो इजाफी किराया चार्ज करते हैं और जो पेट्रोल पर नहीं लाते वो बंद कर देते हैं। शहर कराची की जो आवाम है उसका तकरीबन 60% ऐसा आवाम है जो ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करती है। ऐसे में घंटों जो पब्लिक खड़ी रहती है वो अजियत का शिकार रहती है। यही वो वक्त होता है जब दहशतगर्द गुजरते हैं और जब रश देखते हैं तो वो फायरिंग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई इनको रोकने वाला नहीं है। शहर कराची में खौफ की फिजा बरकरार है और हर हालत में जो है एक आम आदमी मुतासिर होता है। बहुत शुक्रिया साद बुखारी आपका। आगे बढ़ते हैं। जी क्लासा साहब, इस पे कमेंट ले लें। क्लासा साहब, ये जो एक आम आदमी की जिंदगी से तो हम बेगाना हो गए, चाहे हमारा मीडिया हो, सियासत और हुकूमत तो पहले उसे अबंडन कर चुकी है, तो हम भी जो है बयानात लगाते रहते हैं और वो सेंसेशनल स्टोरीज ढूंढते रहते हैं। क्या कहेंगे आप? काजी साहब, इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कल क्वेटा गए हैं और जिस तरह का वो अपने साथ डेलीगेशन लेके गए हैं,
इस तरह का डेलीगेशन उनको कराची ले जाने की भी ज़रूरत है। उसमें DGISI को भी लेके जाएँ, IB को भी लेके जाएँ, और लोकल जो उनके पुलिस के चीफ्स हैं उनके साथ बैठे हैं, वज़ीर आला वगैरह, और एक उनके साथ सीरियस किस्म की डिस्कशन होनी चाहिए। जो पर्टिकुलरली चौधरी निसार अली खान साहब ने पहले बात की, तो लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी मैंने इस तरह का बयान नहीं दिया कि 1 माह उनको दिया गया था कि 1 माह में आप ये कराची शहर के हालात ठीक करें, और अगर आप ना कर सके तो फिर हम उसको टेक ओवर करके हम बेहतर तरीके से कर लेंगे। अगरचे बाद में चौधरी निसार अली खान ने कौमी असम्बली में कहा कि ये बात मैंने नहीं की थी, गलत मनसूब की गई, लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ फेडरल हुकूमत की बहुत सारी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके पास फेडरल एजेंसीज़ हैं, सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, और बहुत सारा आपके पास फेडरल लेवल पे आप कह सकते हैं रेंजर्स है, FC है, जो कि कराची में या दूसरे सूबों में यूज़ हो रही है। आपका रोल बनता है आप उनके साथ बैठ के बात करें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तुम्हें बताया जाता है हमारी एजेंसीज ने ये दुनिया भर में कारनामे उन्हें सारे अंजाम दे दिए, झंडे गाड़ दिए, मान लीजिए झंडे गाड़ दिए, भाई कराची शहर में आप उनको वो करके दिखाएं जैसे वो बता रहे थे अभी साद बुखारी साहब। कराची शहर का सबसे बड़ा मेन इशू है, हुकूमत ने सब कुछ करना है, सब कुछ फैसिलिटेट करना है, सूबाई हुकूमत क्या करने बैठी है वहां पर? उनके कुछ इख्तियारात नहीं है। नहीं, इनको करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की वो तो आप कह सकते हैं दोबारा जीत गए, उनसे बात करेंगे तो वो कहते हैं जी आप लोग बड़े दानिशवर बनते हैं, आप लोग टीवी टॉक शो में बैठ के अपने आप को बड़ा अकले कुल समझ लेते हैं। आप ये देखेंगे लोगों ने हमें वोट दिए, लोग हमसे सेटिस्फाइड है, हमारी हुकूमत बन गई, आप लोगों ने जो आके अपने भाषण देने, हमें आगे समझदार बनने की कोशिश करनी, आप रहने दी, हमारी बात होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जो कराची के साथ मेरा ख्याल है हाथ हो रहा जा पूरे ये आप सिंध के साथ देखें, कराची में वही पार्टी जीत गई है जो पहले 5 साल में बैठे हुए थे, इंटीरियर सिंध में वही पार्टी जीत गई है जो पहले 5 साल से बैठी होगी। अब वो इन इश्यूज को ये मजीद नॉन सीरियस होकर देख रहे हैं, उनको इंटरेस्ट उसमें नहीं लग रही। आपकी फेडरल हुकूमत को कहीं ना कहीं बैठ के उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। और लास्टली मैं कहूंगा जो सबसे ज्यादा कराची के साथ ज्यादती की गई सिंध में की गई, आपने लिंगुअल और एथनिक बेसिस पे पुलिस में बंदे इंडक्ट किए हैं। पीपल्स पार्टी आई है तो उन्होंने अपने बंदे आके इंडक्ट किए हैं कि हमारी जबान या हमारा कल्चर बोलने वाले ज्यादा लोग हूँ। हमने वहां पे एक उर्दू स्पीकिंग का दौर लगा है, उन्होंने अपनी मर्जी के भर्ती किए, ऐसे पठानों का हमने दे, और ये बात मानी गई है। जुल्फकार मिर्जा ने खुद कहा था, आपको याद होगा कि हाँ जी हमने बंदे अपने भर्ती किए। जब आप लिंगुअल और एथनिक बेसिस पे पुलिस में लोग लेके आएंगे तो ठीक है, कराची के लोग वैसे ही चलते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन केस का फैसला महफूज कर लिया है। इस फैसले को महफूज करने की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ये हमें बताएंगे, शेयर करेंगे हमारे साथ रऊफ क्लासरा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद क्लासेस साहब। LNG स्कैंडल में वफाकी हुकूमत कौन से 2 वज़रा हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज नजर आ रही? वो जो बात कहते होते ना इमरान खान साहब, और हम उस वक्त वो सारे हंसते थे कि मुक मुका का खेल चल रहा है, तो मुक मुका का खेल हमें नजर आ रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, ये इसकी कबीना की एक झेली कमेटी, इक्तिसादी इनकी कमेटी है, ECC कहते हैं जिसको, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। उसमें एजेंडा जो था पिछली दफ़ा जो मीटिंग हुई उसमें ये था, LNG स्कैंडल आया था, उसमें 45 बिलियन रुपीज़ का कंट्रैक्ट था जो डॉक्टर आसिम हुसैन उस वक्त पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, और सलीम मांडीवाला साहब जो 3 दिन हुकूमत, आप इनकी दीदा दलेरी देखें वैसे काजी साहब, इस पर मैं आपके कमेंट लूँगा। हुकूमत ख़त्म होने से 3 दिन पहले 15 को हुकूमत ख़त्म हो रही है, और 12 मार्च को ये कबीना के सामने समरी लेके जा रहे हैं कि हजूर हमें 45 अरब रुपए का एक मुआहदा करने की इजाज़त है, हमने LNG मंगवानी है। ये दोनों मसूफ लेके गए थे, डॉक्टर आसिम हुसैन भी थे और उनके साथ सलीम मांडीवाला साहब थे, जो ये 15 दिन के लिए वजीर खाना इसी लूट मार के लिए उनको लाया गया था। इससे पहले ECC में 3 मार्च को, अब देखते हैं जरा टाइमिंग की, ये कैसा बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च को समरी लेके जा रहे हैं हमने, और ये ECC में पहले लेके गए कि हम ये 45 अरब रुपए का कंट्रैक्ट है इस LNG इंपोर्ट का, हम किसी अपनी मखसूस पार्टी को देना चाहते हैं। तो वहाँ पे कुछ एक दो ने इतराज़ कर दिया कि पहले जाएं आपका जो एक बोर्ड होता है इनका, आप बोर्ड से इजाज़त लें, SSGC का, आप बोर्ड से इजाज़त लें फिर लेके आएँ। उन्होंने वहाँ से उठाई और चले गए उसके पास कबीना के पास कि बोर्ड की मंजूरी को रहने दें, आप हमें मंजूरी दे दें। और उससे पहले ये जब ये खबर बह रही तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर सुओ मोटो ले लिया। अच्छा, 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, उन्होंने 3 मार्च की समरी के बाद 12 तारीख को ये कैबिनेट चले गए कि हमें इसकी अप्रूवल दे दें। आप अगेन इनकी बहादुरी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कर रही है, ये कबीना से जाकर अप्रूवल लेने गए हैं कि जी
कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़े, हमें कर दें। और जब कबीना में इनसे पूछा गया, मेरे पास उसके भी डॉक्यूमेंट्स है, राजा परवेज अशरफ ने पूछा इनसे, वजीर आजम ने, कि ये केस कहीं सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है। डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने बाकायदा झूठ बोला वहाँ पे कैबिनेट में, जिसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, कोई ऐसा कोई ये केस नहीं है, आप इसकी अप्रूवल दे दें। अच्छा। लेकिन राजा साहब ने एक अकलमंदी की, जहाँ पे एक और बहुत सारे गलत काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जी रहने दें, आप इसको छोड़ दें, फिर देखेंगे। उन्होंने कहा 3 दिन का मामला है, इसमें कोई बहुत बड़ा घपला ना हो। अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गया तो पिछली पेशी पे वहाँ पे सरकारी वकील ने यह कहा कि नई हुकूमत आई है, अब नई हुकूमत को टाइम दें कि वो क्या फैसला करते हैं। अब ये पूरा ये फैसला ईसीसी के सामने पेश किया गया और इसहाक डार साहब को पूरी सिचुएशन बयान की गई। उसमें डार साहब ने तस्लीम किया, जो लिखा हुआ है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मतलब ये था कि डॉक्टर आसिम हुसैन या सलीम मांडीवाला साहब जो हैं, उन्होंने इस ये कंट्रैक्ट को गलत तरीके से अवॉर्ड करने की कोशिश की, ये इसमें एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन इसके साथ उन्हें चाहिए था, जो हमारी बात हुई है कुछ ऑफिशियल से, कि जिन लोगों के खिलाफ आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्होंने डील नहीं की, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन है तो आप उसके बाद ऑर्डर करें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को, कि आप नैब को या किसी और को रेफरेंस आप उनको फाइल करें। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पोजीशन बता दें, हमने ये डील कैंसिल कर दी है और ये डील कैंसिल हो गई है, हम नए सिरे से सारा टेंडर करेंगे और ज्यादा पॉसिबिलिटी ये कतर के साथ गैस लेंगे रादर दैन प्राइवेट पार्टी को। तो लेकिन इसमें जो मुकमुका हमें नजर आया इसहाक डार साहब का, वो मुकमुका ये है, उन्होंने डॉक्टर आसिम हुसैन और सलीम मांडीवाला साहब के खिलाफ कोई बात इसमें नहीं की, जो कि वो ये कह रहे हैं कि काम उन्होंने गलत किया था, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चली जाएगी ये पूरा फैसला कि जनाब हमने डील कैंसिल कर दी है। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब क्या इसको डिजेस्ट कर लेते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी तो नहीं थी अरबों रुपए की डील में, लेकिन जो 2 वजीर थे पीपल्स पार्टी दौर का, हम उनको कुछ नहीं कह रहे। ये है सुप्रीम कोर्ट ही बोल रही है, बाकी तो मुझे लगता है खासी मफामत है इस मामले में। मफामत का दौर पिछला भी हम एक देख चुके हैं, तो चाहे उन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहिए। अब नई गवरमेंट आई है, ये इसकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी ने ये कार्रवाई करनी है तो बेलइम्तियाज कार्रवाई की जाए। ये डार साहब साहब इसलिए भी शाजिया, डार साहब थोड़े से मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी पे हाथ हौला रखेंगे। आपको याद होगा जब यहाँ निगरान वजीर आजम के लिए बातचीत चल रही थी तो पीपल्स पार्टी सदर जरदारी साहब ने नाम दे दिया था कि हमारी तरफ से डार साहब को बना दें, इसलिए डार साहब बड़े कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे पीपल्स पार्टी के लिए। नीतियों की तो बात नहीं जानते, बहरहाल उनके एक्शन जो है तो एक्शन स्पीक लाउडर देन। अच्छा क्लासेस, अब आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, जो फैसला महफूज किया है नेशनल पुलिस फाउंडेशन केस का, क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं इसकी? नेशनल पुलिस फाउंडेशन का बड़ा एक स्कैंडल है, 6 अरब रुपए का स्कैंडल था, और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि अंजुम अकील खान साहब जो हैं उन्होंने कोई 3-4 डील्स उन्होंने स्ट्राइक की थी नेशनल पुलिस फाउंडेशन के साथ, और जो अदालती कार्रवाई अब तक हुई है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैरान थे कि आपने 4 मुख्तलिफ डील्स कर लिए हैं, एक पार्टी के साथ, दूसरी के पास, तीसरी के पास, और जो उसमें सबसे बड़ा आप कह सकते हैं शॉकिंग चीज़ें आई थी, 2-3 ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये था कि उन्हें जो उनके 4 बिलियन रुपीज़ की लायबिलिटी थी वो 4 करोड़ रुपए में सेटल की गई थी, जो हम बता चुके हैं कई दफ़ा अपने प्रोग्राम, इसी में हम फॉलोअप के तौर पर बता चुके हैं, और दुनिया चैनल ने ही ब्रेक की थी, हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी उसे क्यों प्रोग्राम में। उसके बाद चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था कि 4 करोड़ रुपया आपने कैसे एडजस्ट कर लिया अगेंस्ट जो लायबिलिटी थी 4 अरब रुपए के। उसके बाद प्लाटों का एक वहाँ पे एक नया सिलसिला शुरू हुआ। पता ये चला कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लाट जो है वो आपकी पुलिस की जो टॉप ब्रास है उसने लिए हुए हैं। अब ये कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गोली खाने के लिए सिपाही है, प्लाट लेने के लिए बड़ा अफसर है, तो खासी उन्हें बरहमी का इजहार किया जो कि बड़ा जस्टिफाइड था उनका वहां पे था। अब ये फैसला कर लेगा महफूज, और इसमें बड़े बड़े बिग इसमें नाम आ रहे हैं। अब देखना ये है कि अंजुम अकील खान साहब के खिलाफ क्या स्ट्रक्चर पास किया जाता है, क्या उनके खिलाफ उसी तरह का ये फैसला आता है, FIA नैब को कहा जाता है जैसे हमने ISI असगर खान केस में देखा, इन्वेस्टिगेट करें, क्रिमिनल लायबिलिटीज हैं उनको प्रोसीड करें। एक तो ये देखना होगा, दूसरा ये जिन लोगों ने एक से ज्यादा प्लाट लिए हुए हैं तो और साथ 12 प्लाट लिए हुए हैं, बाज MD जो रहे हैं पुलिस के। साहब आपने ये भी तो कहा था ना स्पीकर साहब के कोई अजीज, या क्या वो इंडाइटेड हैं या उनके बारे में यूं ही बात की गई है? नहीं, वो बकायदा उन पे FIA का केस है काजी साहब। अभी आप उसमें डिटेल में किसी वक्त लेके आऊंगा, अगले हफ्ते के लिए वो शो रख लेते हैं। उसमें भी देखना होगा जो MD साहब थे वो सरदार अयाज सादे के बहुत आई एम रिपीटिंग बड़े करीबी अजीज रिश्ता भी बताऊंगा मैं उनका। वो बकायदा इसमें FIA के चलान में उनका नाम शामिल है, वो बहुत बड़े फ्रॉड में मुलविस हैं इस अंजुम अकील खान केस में, उनका नाम छुपा हुआ है। अब तक उनको बचाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। सो हमने 3-4 इस ये जो फैसला आने 3-4 चीज इसमें आज आ सकता है फैसला, आपके पास क्या है कुछ? आज मुझे नहीं लगता क्योंकि फैसला लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है 2-4 दिन लग जाए। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा ख्याल बेहतर रहेगा चीफ जस्टिस साहब इसको वीकेंड पे लिखेंगे। इसमें 3-4 चीजें बड़ी देखने वाली, अंजुम अकील खान के खिलाफ क्या कार्रवाई का हुक्म आता है, और जो उन्होंने
डील्स की थी उनको कैंसिल किया जाता है। इसमें ख्वाजा सदीक अकबर हैं, इस्लामाबाद पुलिस के बिन जमीन हैं, इसके बाद एक जहद महमूद साहब हैं जो MD रहे हैं और उनका नाम आ रहा है इस पूरे स्कैंडल में। जिन लोगों ने एक से ज्यादा प्लाट लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई का हुक्म आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होगा। केस अगर ये अगरचे पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था, आप स्कैंडल वाइज देखें तो अंजुम अकील खान वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली ध्यान में रखें कि आपके NA 48 में ये दोबारा जिमनी इलेक्शन होने वाले हैं। अंजुम अकील दोबारा टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं नवाज लीग से। अच्छा, एक स्कैंडल की आपने बात की, एक आलमी सतह का स्कैंडल है, जाते जाते उस पर भी जरा बात कर लें। क्लासरा साहब की ये जो एडवर्ड स्नोडन है जो कि वहां पे मौजूद है इस वक्त, बताया जा रहा है कि मॉस्को एयरपोर्ट पे, जिसने कोई 15 मुल्कों को दी थी और जिसने इंकशाफात किए थे कि अमेरिका किस तरह से पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं और जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनकी स्पाइंग करता है, जासूसी करता है, उसकी इन रेविलेशन पे यूरोप ने ऑफिशियली उसकी कंप्लेंट्स लॉन्च की अमेरिका के साथ, जिसका जवाब अजीब सा दिया ओबामा साहब ने, और वो फरमाते हैं कि भाई आप भी तो हमारी जासूसी करते हैं, क्या हुआ जो हमने कर ली। मगर इसमें अहम बात यह है कि इन्हें शक पड़ा, दो मुल्क ऐसे हैं वेनेजुएला और एवो मोरालेस जो हैं उसके बोलिविया के, उन्होंने ये खुल के कहा कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया, इसने हमें बताया है कि आप क्या करते हैं और खास तौर पर आप कैसे रेशा दवानियां करते हैं डेवलपिंग मुल्कों के खिलाफ जहां पर मादनियात हो। तो इस आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए बल्कि इसे मेडल मिलना चाहिए। अब हुआ ये कि वो उनको शक पड़ा कि एवो मोरालेस जो मॉस्को में थे, कहीं वो अपने त्यारे में लेके से बोलिविया तो नहीं ले जा रहे। तो वो त्यारा जब फ्रांस और उसकी पुर्तगाल की फजाओं से उसने गुजरना था तो उसको इन यूरोपियन ने गुजरने की इजाजत नहीं दी और उसे वियना में उतरना पड़ा। अब इनकी आप ये मुनाफिकत देखें कि जो आदमी ने बता रहा है कि तुम्हारे साथ ये हाथ हो रहा है, इनकी सब सर्विस देखें जो अपने आप को बड़े आजाद मुल्क और बहुत बड़ी ताकतें कहते हैं यूरोप के, और देखें दो छोटे छोटे मुल्क जो हैं, एवो मोरालेस जो है वो पहले सदर बोलीविया बनने से पहले बकरियां चराता था, वो कैमरे से पढ़ के नहीं आया, वो परमानेंटली इंपेयर्ड या डैमेज नहीं हो चुका था। उसने आके कहा कि नहीं, अगर इसने मुझसे मांगी तो मैं उसे एक्सटेंड करूंगा। तो मेरे ख्याल में हर जगह जो है वो, जी फरमाइएगा काजी साहब, आप इसको मुनाफिकत का नाम दे रहे हैं यूरोपियन का, इसको समझदारी का नाम क्यों नहीं दे देते? वो लफ्जों का इंतखाब है ना थोड़ा सा, कि पहले उन्होंने उसी बंदे के जरिए इंफॉर्मेशन लेके अमेरिकन को दबाया कि आप हमारी जासूसी करते हैं, आपका बंदा हमें बता रहा है, और अब उन्होंने कहा कि अब उन्हें पता था कि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल गुस्से में है और हो सकता है हमारे खिलाफ ज्यादा सख्त मैयज ले, तो बेहतर है हम अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन भी ले लिया, अमेरिकन से एहतजाज भी कर लिया, और जिस बंदे पे वो गुस्से में थे उसको भी अपने मुल्क नहीं। आप इसको एक तरह डिप्लोमेटिक समझदारी का नाम नाम हो गए हैं। जो डिप्लोमेसी भी जो है जो आज की दुनिया में है वो भी एक मुनाफिकत। यहाँ से पता चलता है कि अमेरिका का कितना लेकिन एक बात है कि छोटे से मुल्क है ना जिनके पास कोई एटम बम है ना कोई दुनिया की वो ताकतें हैं, और छोटे मुल्क हैं। एक काजी साहब, और वो जी एक काजी साहब, हम यहाँ पे टांट करते हैं कि पाकिस्तान है जो अमेरिकन के आगे झुक जाता है। अब बताया ना जरा, ये मुल्क भी तो झुक गए। इसका मतलब ये है बोलिविया दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है, बोलिविया दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। उसने उनकी, मैं जाते जाते बताऊं, 2 अमेरिकी ऑफिशियल जो डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया रेशा दवानियां करने के जुर्म में। वहां आके उसने अपने वसाइल को नेशनलाइज किया। वहां आखिरी बात यह कि उसने अपने जो मुआहदे थे मल्टीनेशनल से उनको अपने अवाम के हक में दोबारा से किया, तो उसे कोई मौत नहीं आई, वो जिंदा है और कायम है। हो गया है क्लासा साहब, काजी साहब, नाज़रीन, क्लास साहब एक बड़ी अहम खबर रहेगी, नैब की तकर्री में डेडलॉक बरकरार क्यों, इंशाल्लाह ये कल हमें टाइम मिलेगा, ज़रूर कल ही हम खबर नाज़रीन से शेयर करेंगे। अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं होती, अगर डेडलॉक ही बरकरार रहता है, कल हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।